क्या बात है भाई। ये होता है ना यूरोपियन गेम, ये होता है ना एक ऐसा गेम जो कि तुम इवन इफ तुम रियल मैड्रिड फैंस, बायर्न फैंस या फिर तुम न्यूट्रल फैन हो, एट द एंड ऑफ द मैच तुम कहते ही हो कि 90 मिनट में मजा तो बहुत आया, कंट्रोवर्सीज ना के बराबर, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट 100 आउट ऑफ 100। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भाई सबसे पहले तो तुमको मुबारक हो और थैंक यू सो मच कि भाई हम लोग इस चैनल पे 2.5 लाख से ज्यादा दोस्त अब यहाँ पर मिल चुके हैं साथ में बात करने के लिए, और इसके लिए भाई तुमको एक गिफ्ट बनता है तो गिव अवे हो जाएगा। एंड डेफिनेटली भाई 2 ही चीज करनी है, एक कमेंट कर देना और एक यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और भाई ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई बहुत मेहनत लग जाती है भाई उस बंदे को पकड़ के लाने में। 4 अगर मैं विनर निकालता हूं तो उसमें से 2 या 3 के तो मैसेज आ जाते हैं, लेकिन एक को तो फिर ढूंढ के लाना पड़ता है कहीं से। तो भाई जो कमेंट करेगा ना भाई, रहना यहां पर, है ना, चले मत जाना, रहना फिर उसके लिए। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं मैच की। देखो ये मैच इससे खराब व्यवस्था में स्टार्ट हो नहीं सकता था। रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से गेम खेलने की कोशिश की थी ना, हाँ मतलब खेलने की कोशिश की थी, खेल पाए नहीं थे पहले 15-20 मिनट, क्योंकि इट वाज ऑल बायर्न। और यही चीज थी कि बायर्न का क्राउड, वो एक्सपीरियंस, और बात मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा टुकल को भी कि उसने आज पूरा प्लेटफॉर्म बिछा दिया यहाँ पर कि भाई सारे प्लेयर्स अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकें और हम टैक्टिकली भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। और ये एक बेस्ट चीज होती है जब भी आप एक नॉकआउट मैचेस खेलते हैं, क्योंकि ये जो ऑब्सेशन होता है ना कि नहीं हमको पहले 25 पास करनी ही है, पहले 25 पास करने हैं उसके बाद ही खेल, नहीं, इससे आप फिर क्वार्टर फाइनल तक ही जाते हो, सेमीफाइनल में नहीं आते आप। और यही चीज बेस्ट होती है और टुकल ने आज इसको करके दिखाया। लेकिन गेम बड़ा एंटरटेनिंग हुआ, रियल मैड्रिड की गरीमत है और आप कह सकते हो कि ठीक है उन्होंने गलती करी कि वो बहुत गलीज खेले, लेकिन बेटर चीज ये थी कि आप लोग यहां पर 10 मिनट के अंदर कंसीड ना करो, जो कि पिछले कुछ गेमों में करते हुए आ रहे हैं, और रियल मैड्रिड ने इस चीज को सर्वाइव कर लिया। अब देखो ये भी तय बात थी कि बायर्न म्यूनिख अल्ट्रा प्रेसिंग या फिर अल्ट्रा अटैकिंग मोड पे 10-15 मिनट से ज्यादा एक स्ट्रेच में जाएगी नहीं। और यही चीज थी कि इवन इफ अगर बायर्न म्यूनिख अपने आप को कहे भी कि ठीक है हम प्रेस करते हैं, हमारे पास बॉल है, हम आगे नंबर फॉरवर्ड कमिट करते हैं, लेकिन उस कॉन्फिडेंस से, उस इंटेंसिटी से, उस एग्रेसिवनेस से और उस शार्पनेस के साथ 25-30 मिनट कंसिस्टेंटली खेलना काफी मुश्किल है। और बायर्न ने इस सीजन में इतनी ज्यादा बार करा भी नहीं है। और ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड को भनक लग चुकी थी कि भाई ठीक है अपना मोमेंट आने वाला है, और वो मोमेंट आता भी है। तुम सोचो पहले 25 मिनट की अगर हम बात करें तो मुश्किल से मुद्दल यहाँ पर 15-20% पोजीशन रियल मैड्रिड के पास रहा होगा, लेकिन जब रहा था तो वही चीज है ना कि उन ऐसे प्लेयर्स के पास रहा था जिनको 15-20% पोजीशन भी नहीं चाहिए, उनको 5-10% पोजीशन नहीं चाहिए, और वो भी 10-15 मिनट नहीं चाहिए, उनको 5-10 सेकंड ही चाहिए, और वो उसी में गेम बना देते हैं। और वहीं पर ही टोनी क्रूज ने अपना काम खेल दिया। इतना बेहतरीन पास, मतलब सोचो मासूमियत देखो बंदे की, उसने कहा कि सिंपल पास था, इतना कुछ खास पास नहीं था, लेकिन वो एग्जीक्यूट करना इतना बेहतरीन था, इतना टफ था, क्योंकि उसमें 2-3 चीजें थी। पहली चीज थी कि टोनी क्रूज का पास लेजिट अनइंटरसेप्टेड वहां जाना चाहिए था जहां पर वो भेजना चाह रहा है, और एग्जैक्ट पेस के साथ, नहीं तो नॉयर आके यहां पर स्वीप करके मार देता, और अगर धीरे रह जाती तो किम मिन जे उसको ब्लॉक कर देता। एट द सेम टाइम उसको यहां पर विनीसियस के रन को पिक करना है कि वो भी यहां पर ऑफ साइड ना हो। इसी में तारीफ बनती है विनीसियस की भी कि उसने अपने आप के लिए स्पेस क्रिएट करा, उसको एक्सप्लॉइट करा, एंड एट द सेम टाइम चेरी ऑन द पॉप जी स्पॉट यहां पर उसने गोल भी मारा मैनुअल नॉयर के नीचे से। और इसी के साथ रियल मैड्रिड जिस चीज का सबसे ज्यादा डर था टोनी क्रूज को, वही चीज हो गई कि 10 सेकंड के अंदर रियल मैड्रिड ने गोल मार के दिखा दिया जहां पर वो सफर कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड उसके बाद यहां पर बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। यस, कुछ मोमेंट के लिए आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड ने पिदाया जरूर था बायर्न को पोजीशन के लिए, लेकिन बायर्न अभी भी डगमगाई नहीं थी। बायर्न के साथ ऐसा लग नहीं रहा था कि वो हड़बड़ा गए, वो पैनिक हो गए। और देखो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग थी, और यही फर्क पड़ता है कि भाई आपके टीम में जो प्लेयर्स हैं उनकी मेंटालिटी क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं। अब देखो यहां पर ऐसा पहला हाफ की अगर हम बात करें तो रियल मैड्रिड ने स्ट्रॉन्ग नोट पे खत्म किया था, एंड डेफिनेटली आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड अपने आप पे काफी कॉन्फिडेंट भी थी, क्योंकि उन्होंने लो ब्लॉक, मिड ब्लॉक, हाई प्रेसिंग तीनों का एक कॉम्बिनेशन खिलाया था। लेकिन गड़बड़ होती है तब जब यहां पर फर्स्ट सेकेंड हाफ के अगर हम पहले 15 मिनट की बात करें तो रियल मैड्रिड ने वही चीज करी जो कि वो हमेशा से करते हुए आते हैं, एक लीड को डिफेंड करते हुए, और वो है अल्ट्रा लो ब्लॉक लेकिन पैसिवनेस के साथ। और वो भी तब जब शायद से टुकल ने कौन सी घुट्टी पिला के इनको सेकंड हाफ में भेजा था। अगर कुछ टैक्टिकल ट्रिक्स की बात करें,
तो लेरोय साने को विंग चेंज कर दिया, उसका नंबर 10 लेफ्ट साइड ओरिएंटेड से सीधा राइट विंग पे शिफ्ट कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर आने वाले टाइम में उसने माजुराई को भी अपनी जगह डाल दिया, गुरेरो को यहाँ पर मिडफील्ड में डाल दिया, जिससे यहाँ पर गोरेट्स्का से ऊपर से प्रेशर हट जाए। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर मूसियाला को भी और ज्यादा फ्रीडम दे दी, क्योंकि मूसियाला तहलका मचा रहा था, ये ले इसकी भी ऐसा कर रहा था, ऐसा गेम खेल रहा था वो। हैरी केन की हम बात करें तो देखो हैरी केन को बहुत हद तक कंटेन कर पाए हम, लेकिन हैरी केन और मूसियाला को आप एट द सेम टाइम दोनों कंटेन कर ही नहीं सकते। और हैरी केन को आप कंटेन कर पाए, इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं से मूसियाला आपकी ले रहा है और आपकी बजा रहा है। अब देखो ये बात तो थी कि अगर हम पहले हाफ की बात करें तो बायर्न म्यूनिख ने चांसेस तो बड़े क्रिएट करे थे, और लेरोय साने की अम्मा बहन पे भले ही टूका ला गया हो, लेकिन लेरोय साने ने जो रन्स बनाए, जो अपने आप को स्पेसिस बना के उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, वो काबिलियत तारीफ थी। एट द सेम टाइम यहाँ पर किमिच का एज अ राइट बैक और इन्वर्ट होकर खेलना, उसका भी फायदा बायर्न को मिला। हैरी केन किसको ऑक्यूपाई कर रहा था, किसको एंगेज कर रहा था, उसका भी फायदा मिला। और उसके ऊपर से यहां पर जिस तरीके से बायर्न चढ़ के खेल रही थी, इन सब का कंक्लूजन ये था कि चांसेस तो बन रहे थे, उसको ले नहीं रहे थे। और जब लेने वाले होते तो ऑलमोस्ट यहां पर रियल मैड्रिड अपना बढ़िया सा टैकल मार के डिफेंड कर ली थी, और ऐसे में आपने 45 मिनट तो निकाल दिए। लेकिन यह बात भी तय थी कि सेकंड हाफ के पहले 15 मिनट में बायर्न म्यूनिख वही करने की कोशिश करेगी जो कि उन्होंने गेम के पहले 15 मिनट में करा था। बस फर्क इस बार था कि रियल मैड्रिड अनप्रिपेयर्ड थी और पैसिव भी थी। भाई आप एक गोल की लीड पे हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पैसिव हो जाते हो, लो ब्लॉक पे बैठ जाते हो। लेकिन इस बार आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड को उन्हीं के गेम में हराया। जैसा मैंने प्रेडिक्शन में कहा था कि विंग पे यहां पर रियल मैड्रिड 1v1 डिफेंडिंग करती है, चाहे लुकास वास्केस वर्सेस हम यहां पर इधर से मूसियाला की बात करें, या फिर अगर हम इधर से बात करें तो फर्लैंड मेंडी वर्सेस आपका लेरोय साने हो रहा था। अब मेजोरिटी ऑफ द केस में यहां पर ये हो जाता है कि वो टैकल अच्छे कर देते हैं, या फिर वाल्वर्दे लुकास वास्केस की मदद करके यहां पर डबल डाउन कर देता है। लेकिन जब बायर्न म्यूनिख ने ठान ही ली थी कि इस बार ब्रेव जाएंगे और इस बार अपने चांसेस को लेंगे, इस बार यहां पर उनसे गलती करवाएंगे, और यही चीज होता है जब लेरोय साने कट करके यहां पर रादर देन ओवर कॉम्प्लिकेट करे, उसने सीधा इतनी पावरफुल शॉट मारा कि लूनिन को नियर पोस्ट पे बीट कर दिया। एंड दिस इज हाउ रियल मैड्रिड की पहली लीड तो गई। लेकिन उसके बाद भी यहां पर बायर्न म्यूनिख इतनी ज्यादा चार्ज थी और रियल मैड्रिड अभी भी नहीं जगी थी, ये साले अभी भी नहीं जगे यहां पर। क्योंकि असल में बात यह है कि जगने का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा जाके हाई प्रेस कर रहे हो, आप पोजीशन फुटबॉल खेल रहे हो। इट्स लाइक कि आपको अभी भी करना वही है जो आप अभी करते हुए आ रहे हो, बस फर्क इतना है कि आपको और ज्यादा एनर्जेटिक होना है, आपको और ज्यादा जागरूक होना है। जागो भारत जागो। और वो चीज इनको लगने में हो गए 10 मिनट, लेकिन बायर्न की तो स्क्रिप्ट ही 5 मिनट में 2 गोल की थी। और इसी के साथ यहां पर मूसियाला ने ड्रिबल करा और लुकास वास्केस ने एक काफी चीप पेनल्टी दे दी, और बूम, 5 मिनट में आप 2 गोल खा के आपने अपनी लीड गवा दी, आपने मोमेंटम गवा दिया, आपने वो शायद से कॉन्फिडेंस गवा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि रियल मैड्रिड है, ये प्लेयर्स ऐसे गलीच हैं, ये प्लेयर्स ऐसे लोहे के बने हुए हैं कि ये 4-0 भी चले जाएंगे तब भी कहीं ना कहीं कुछ सोच ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल ही रहा होगा। ऐसे में यहाँ पर ये नहीं है, कार्लो एंसेलोटी की तरफ से भी टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिलता है। जूड बेलिंगम को बाहर कर दिया भाई। अब देखो इसके बाद इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट यह है कि जूड बेलिंगम 100% नहीं था, और इसलिए यहां पर कार्लो एंसेलोटी ने उसको रिस्क ना करते हुए सेकंड लेग के लिए बचा के रखा। देखो जहां मैं ये बात तो मानता हूं कि जूड बेलिंगम शायद से 100% नहीं था और बढ़िया डिसीजन था, ठीक है, आपने यहां पर ऑफेंसिव फ्रंट पे आप गए, मॉड्रिच को लिया है, टोनी क्रूज को हटा दिया जिसका बहुत बेहतरीन गेम जा रहा था, और आप यहां पर चुआमेनी को अपने सेंटर बैक पे डाल दिया, जिससे आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बॉल प्लेइंग एबिलिटी आ जाए और डिफेंस में आप कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करोगे। लेकिन आपने कामाविंगा को भी डाल दिया जो कि चढ़ के थप्पड़ मारने का दम तो रखता है। वो अलग बात है कि पहले उसके 3-4 फाउल बेकार ही गए थे, और इसी के साथ आपने ब्राहिम दियाज को भी डाल दिया। तो ऑफेंसिव फ्रंट पे कार्लो एंसेलोटी ने भी क्लियर कर दिया था कि वो लास्ट के 15 मिनट रियल मैड्रिड को ऐसे बैठने तो नहीं देगा। पर प्रॉब्लम वही है ना, इट वाज टू लेट टू मेक दैट मूव, क्योंकि आपने 5 मिनट में सब चीज गवा दी, ठीक है। बट ऐसा है कि बिकॉज दिस इज रियल मैड्रिड तो उन्होंने इस चीज को रिक्लेम भी किया, और आप कह सकते हो कि इसका फायदा उनको मिलता भी है। लेकिन इस पूरे टीम में जो सबसे बेहतरीन है ना, वो विनीसियस जूनियर है, विद दिस कांस्टेंट मूवमेंट, कांस्टेंट थ्रेट। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इवन इफ जूड बेलिंगम 100% नहीं था, लेकिन उसका गेम आज बैंग एवरेज गया था। टू मैनी थिंग्स, काफी सारी चीजें उसको दे रखी थी। लेकिन आज ये है कि मेरे को लगता है कि अभी भी आज पहले कंपैरिजन में कम चीजें दे रखी थी, एंड मे बी बिकॉज यहाँ पर उसको पता था कि 100% शार्प या फिर 100% फिट नहीं है। तो आप आज देख सकते हो कि जूड बेलिंगम वर्टिकल्स रन बना रहा था, लेकिन ज्यादा ड्रॉप नहीं कर रहा था, ज्यादा फर्स्ट फेस
जो बिल्डअप होता है मिडफील्ड से उसमें वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। वो काम यहाँ पर वाल्वर्दे को दिया जा रहा था, वो काम यहाँ पर चुआमेनी या फिर टोनी क्रूज को दिया जाता। हाँ, चुआमेनी के रिगार्डिंग में जो एक चीज़ मेरे को लगी, कामाविंगा के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा बिल्डअप में टाइम ज़्यादा लेता है। वो 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम उसको एक्स्ट्रा चाहिए। लाइक बुरा नहीं है, लेकिन पॉइंट ये कि जब बायर्न जैसी टीम जो कि प्रेस में आपको एग्रेसिवली प्रेस करती है इतने बड़े गेम में, तो हर एक मोमेंट मैटर करता है। इमेजिन वो टोनी क्रूज जो पास दे रहा था उसमें वो 2 सेकंड और ले लेता तो गया था ना 12 के भाव में। लेकिन इसी पिंग पोंग के चक्कर में यहाँ पर एक गेम एंड होता है 2-2 की स्कोर लाइन से। और ये चीज़ एक एडवांटेज है रियल मैड्रिड के लिए, और रियल मैड्रिड इस चीज़ को लेके खुश भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बायर्न को खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि बायर्न ने ऐसा गेम खेला है, या फिर मैं कहूँगा कि बायर्न ने उस लेवल को अचीव किया है जो कि मिनिमम था रियल मैड्रिड को डराने के लिए। और तुम में से काफ़ी लोग कहोगे रियल मैड्रिड डरती नहीं। भाई नहीं, अगर ये गेम पेनल्टी पे जाता है और टूकल इसके लिए कैपेबल है कि ये गेम पेनल्टी पे लेके जाने की सोचेगा वो, तो चांसेस 50-50%। तो जो चीज़ रियल मैड्रिड ने एतिहाद पे करी थी वो चीज़ बायर्न सैंटियागो पे क्यों नहीं कर सकती। अब या तो ये अगर आप नहीं मान रहे कि हो नहीं सकता, तो इधर यू आर बीइंग इग्नोरेंट और टू ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रियल मैड्रिड को मतलब डरना चाहिए। मतलब इट्स नॉट लाइक, थोड़ा सा ग्रे एरिया में आ जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मेरे को लगता है कि येस इट्स 55-45, 60 या 40 रियल मैड्रिड के फेवर में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रियल मैड्रिड को यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि बायर्न में वो प्लेयर्स हैं, बायर्न में उस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं कि शायद से वो यहाँ पर सैंटियागो के क्राउड की अगर हम बात करें या फिर उस सैंटियागो वाले ऑरा की बात करें, ज़्यादा हिलेंगे नहीं। और टूकल ने आज ये बता दिया कि यहाँ पर उसके प्लेयर्स को जब वो फ्रीडम देगा और अपना टैक्टिकल प्लेटफॉर्म और बिछाएगा, तो ये बायर्न एक्सेल कर सकती है इवन एट सैंटियागो बर्नब्यू।